हाय, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023 प्रिपरेशन कैसे चल रही है? पार्ट 7 करेंगे आज हम लोग। सेल साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। माइटोसिस, मियोसिस ये तो है ही, साथ में सेल का मॉलिक्यूलर बेसिस भी। देखिए, ये जो लेक्चर है ये लाइव क्लासेस का पार्ट है, तो जहां एक तरफ आपको आइडिया मिल जाएगा कि लाइव क्लास कैसी होती हैं, तो प्लस कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। चलिए फिर कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं। अब लेट्स स्टार्ट द बर्थ ऑफ द सेल, जो कि इस चैप्टर का नाम है। असल में हम लोग सेल साइकिल की बात करने जा रहे हैं, तो अगर मैं इसे कहूं कि सेल के डिवीजन की बात कर रहे हैं या सेल के बर्थ की बात कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। तो सेल का डिवीजन की शुरुआत हमारे जीवन की शुरुआत के साथ है। सबसे पहले एक एग के साथ में एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है और एक सिंगल सेल एक्टिवेट हो जाती है जाइगोट के रूप में। फिर वो सेल डिवाइड करती है एंड डिवीजन 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 करते 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 के बाद हम तक पहुंच जाती है। इंडिड ये डिवीजन जब तक चलेगा जब तक कि हम मर नहीं जाएंगे। तो यही सेल के डिवीजन से जो सेल के गुच्छे बनते हैं, उन्हीं गुच्छों को आगे चल करके हम डिफरेंट तरह के एनिमल्स के रूप में देखते हैं, जिसमें हम भी खुद हैं। और इस पूरी कहानी में जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी टर्म पैरेलल चलती हैं, डिपेंडिंग कि हम किस जगह बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहा हूं तो वहां पे सेल डिवीजन के कारण है कि क्यों हो रहा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नंबर बढ़ाने के लिए भी होता है, सेल डिवीजन अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन के लिए भी होता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इसकी वजह से सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस भी, वियर टीयर भी, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट भी। तो जो टर्म्स आती हैं उनमें से एक है सेल साइकिल, एक है इंटरफेस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट, टोटिपोटेंट, प्रोलिफरेशन, सेल ग्रोथ, माइटोजन और ग्रोथ फैक्टर। इनमें से काफी सारी टर्म्स तो ऐसे भी हैं जो आपके सेक्शन बी में एज सच क्वेश्चन के रूप में आ जाती हैं, इसलिए ड्यूरिंग योर कोर्स ये सारी टर्म्स आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ जो है वो है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इनमें डिफरेंस क्या है। तो मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, मतलब अगर 3-4 वर्ड में निपटा सकते हो कहानी तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा क्वेश्चन ये कि सेल डिवीजन और सेल साइकिल में क्या फर्क है। ये जो भी फर्क है अपने व्हाट्सएप जिस ग्रुप में आप इंटरफेस प्लस सेल डिवीजन, यही इनका डिफरेंस है और यही इनके बीच का रिलेशन है। असल में सेल जिसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके उसमें एक इंटरफेस आता है, प्लस उसमें एक डिवीजन फेस आता है जिसे आप एम फेस के रूप में जानते हो। इन दोनों को मिलाकर के सेल साइकिल कहा जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन और सेल साइकिल ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेल डिवीजन में जहाँ सेल के नंबर बढ़ते हैं, तो सेल साइकिल में आप सेल की ग्रोथ भी देखोगे और नंबर भी इंक्रीज होते हुए देखोगे। जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल वो है जिसके पास पोटेंशियल है डिफरेंट टाइप की सेल्स बनने की, और ये सेल्स वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है मसल सेल्स में, इंटेस्टिनल सेल्स में, लीवर सेल्स में या किसी और में। ये डिफरेंशिएशन करने के लिए काफ़ी सारे जीन्स का एक्सप्रेशन होना जरूरी है। स्टेम सेल किसी पर्टिकुलर सेल टाइप की नहीं दिखती, लेकिन कोई भी सेल जब अपने रूप को बदलेगी और कोई डिफरेंशिएटेड या फिर कह दीजिए कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करेगी तो उसे बोलोगे डिफरेंशिएशन। इस पूरी स्टोरी में जहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो काफ़ी सारी टर्म्स आते हैं। जैसे सबसे पहली है टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखेंगे लोग इसे। ये वो सेल्स हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं, मतलब ऐसी सेल जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो डिफरेंशिएट करते करते किसी एडल्ट में पाए जाने वाली तमाम तरह की सेल टाइप क्रिएट कर सकती हो, इंक्लूडिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब ये सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होती हैं प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप की बहुत सारी तरह की सेल बना सकती हैं, लेकिन सभी तरह की एनिमल सेल्स क्रिएट नहीं कर सकती। इनमें कैपेसिटी है कि ये बहुत सारे टिश्यूज़ की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये हर किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, एंडोडर्म लाइन वाली प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जितनी भी ऑर्गन्स या टिश्यूज़ आपके एंडोडर्म से बनते हैं, चाहे वो लंग्स हों या पैंक्रियाज हों, उन सब में डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी है एंडोडर्म सेल्स की। सिमिलरली मेसोडर्म और एक्टोडर्म। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ के स्पेसिफिक सेल्स को बना सकती हो, लेकिन दूसरे नहीं। और लास्ट में जो सेल ऐसी होती हैं
जो किसी शक्ल को ले चुकी हैं, किसी वर्जन में डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं और आगे डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती, उन्हें हम लोग बोलते हैं टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। जैसे कि हमारे स्किन की सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स, ये सब ऐसे ही हैं जो टर्मिनल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। तो जब इंडीड हमारे पास एक स्पर्म के साथ में oocyte फर्टिलाइज करता है, तो जो शुरुआत में आपके पास जाइगोट है 4 सेल की स्टेज तक, यहाँ तक टोटिपोटेंसी अवेलेबल है हर सेल में। अगर इन चारों सेलों को अलग कर दूं तो हर सेल एक अलग एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद में जब हम ब्लास्टोसिस्ट में पहुंचते हैं और यहाँ से जब पहली बार जंप लेयर बनने वाली होती है, तो उस टाइम प्लूरीपोटेंट इनर मास सेल दिखाई देती हैं मुझे, जो तमाम तरह के आपके जो लाइंस होती हैं, जो 3 जंप लाइन लेयर्स है, उसमें कन्वर्ट होती हैं। और फिर उनसे आगे चल करके हमारे ऑर्गन्स या फिर हमारी डिफरेंट टाइप की सेल्स डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल्स केवल आपके एम्ब्रियोज में होती हैं। हम जब एडल्ट हैं तो हम भी स्टेम सेल लिए हुए हैं। हमारी बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जो मरते दम तक हमारे साथ रहेंगी। इनका काम है अपने आप का नंबर इंक्रीज करना, मतलब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कैन गिव राइज टू मोर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ रिन्यूअल। तो HSCs हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिवाइड होकर अपनी जैसे सेल बनाएंगी और आगे चल करके ये दूसरी तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं, जैसे कि लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल्स, जो आगे चल करके आपकी B सेल्स T सेल में कन्वर्ट होंगी। और यूनिपोटेंट वो सेल हैं जिनके पास मतलब जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक ही पर्टिकुलर टाइप की सेल बनना है और उसके आगे वो नहीं जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मसल्स की सेल मसल ही बन सकती हैं, फाइनल में आकर के जब मसल बन जाएंगी, अगर उन्हें और कोई सिग्नल दिया जाए तो किसी और में कन्वर्ट नहीं होने वाली। न्यूरॉन्स भी ऐसी हैं, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स। आपकी स्किन की सेल भी ऐसी है। इंडीड ये सेल तो ऐसी हैं जो डिवाइड भी नहीं करती, मतलब एक टाइम आकर के वे डिवीजन भी रोक देंगी। माइटोजेंस ऐसे केमिकल्स जो किसी सेल को सेल डिवीजन के लिए कहें, उसे माइटोजन कहेंगे, जो माइटोसिस करवा सकें। और याद रखिएगा, बेशक हम लोग सेल डिवीजन में 2 नाम पढ़ते हैं, माइटोसिस या मियोसिस, बट आपकी बॉडी में सभी सेल्स माइटोसिस करती हैं अदर देन गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल्स। और गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल भी हमेशा माइटोसिस दिखाती हैं, लेकिन उनका लास्ट डिवीजन मियोसिस होता है। मतलब मियोसिस बार बार नहीं होता। जो सेल मियोसिस कर भी सकती हैं तो वो अपने नंबर को बढ़ाती हैं माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो एक बार और डिवाइड करती हैं, जो कि मियोसिस है, और फिर उसके बाद डिवाइड नहीं करेंगी। तो जब भी माइटोजन सिग्नल देंगे तो हम माइटोसिस की बात करेंगे, और जहाँ पे कई तरह के सेल के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, चाहे आप उन्हें CDKs के रूप में देख लो या साइक्लिन्स के रूप में या फिर कुछ और सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवेज के द्वारा ये एक्टिवेट होंगे, और ये हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, हार्मोन्स एंड साइटोकाइंस भी होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग का इस्तेमाल करके सेल को डिवीजन करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करेंगे। तो बेसिकली जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर की हमारी जो बेसिक थीम है, हम चाहते हैं माइटोसिस और मियोसिस के फ़र्क को समझ जाएं, और दूसरा हम मॉलिक्यूलर बेस भी समझना चाहते हैं, जो कि आज की तारीख में हमारा टारगेट है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग इस कारण के साथ में कि सेल जन्म लेती ही क्यों है, सेल बर्थ या सेल डिवीजन क्यों रिक्वायर्ड है। चलिए, जब हम बात करते हैं जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनने की, तब तो बात क्लियर होती है, लेकिन क्या इस टाइम जब आप पढ़ रहे हो बैठ करके, तो क्या आपकी बॉडी में इस टाइम माइटोसिस नहीं चल रहा? इंडिड एक रफ आइडिया ये है कि लाखों सेल हर रोज माइटोसिस करके पैदा होती हैं आपकी केवल इंटेस्टाइन में। सिमिलरली लाखों सेल्स पैदा होती हैं आपकी स्किन में, और लाखों सेल पैदा होती हैं आपकी बोन मैरो में, और ये काम हर रोज हर मिनट चल रहा होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए लगातार सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, ताकि जो सेल मर चुकी हैं या जो सेल खराब हो गई हैं, उनको रिप्लेस करके नई सेल उनकी जगह आ जाएं और जो बॉडी है वो मेंटेन रहे। जब हम बचपन में थे छोटे, तो हमने अपनी बॉडी को ग्रोथ होते हुए देखा है। छोटा बच्चा जब पैदा हुआ 3.5 किलो का था, फिर बड़ा होते होते 4 साल 5 साल 6 साल 15 किलो 18 किलो, बढ़ते बढ़ते तुम्हारा जैसा वजन आ गया 90 किलो 150 किलो। तो अब जो ये वजन है, जो तुम्हारा खुद का वजन है, अगर तुम नोटिस करो कि तुम हेल्थी लाइफ जीते हो, हेल्थी लाइफ का मतलब है कि तुम एक्सरसाइज भी करते हो और आलतू फालतू का खाना नहीं खाते हो ज़्यादा, तो तुम अपने वेट को कांस्टेंट पाओगे। बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, कभी कभी लोगों का दिल टूट जाता है तो वो चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं, या फिर वो बिस्तर में बैठ करके खूब सारे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो नॉर्मल लाइफ जीने वाले खाते पीते हैं, काम करते हैं और अपनी बॉडी के वजन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं।
जबकि हर रोज़ लगभग 600 ग्राम के आसपास हम अपनी सेल्स को खो रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इनमें से कुछ मटेरियल हमारी बॉडी में रीयूज़ होता है और कुछ मटेरियल हमारी बॉडी से शेड ऑफ जाता है। जब आप बाल झाड़ रहे होते हो अपने, या फिर आपकी सिर से डैंड्रफ जा रहा है, या नहाते हुए जो आप अपने स्किन को रगड़ करके वो काला काला बाहर निकालते हो, जिसे आप कहते हो कि हे क्या गंदा गंदा लगा हुआ है, एक्चुअली वो तुम्हारी डेड सेल्स हैं वो। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप हर रोज़ डेड सेल रिलीज़ कर रहे होते हो, बट फिर भी आपका वजन हर रोज़ आधा किलो कम नहीं होता। वजन मेंटेन्ड है क्योंकि आपकी सेल्स लगातार डिवाइड कर रही हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रीजनरेशन के लिए भी ये काम होता है। जैसे आप जानते हो कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अगर पार्ट को काट दिया जाए तो वो अपने पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। छिपकली तो तुम्हारे घर में सब में, आज कोई छिपकली पकड़ लो और उसकी पूंछ को तोड़ दो, तो आप पाओगे कि नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर वापस उसके पीछे एक पूंछ पैदा होनी शुरू हो गई है। हालांकि ये हमारे लिए एक इस तरह का है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद हाथी, ठीक है, या अमृतत्व वाली कहानियाँ। तो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि काश ऐसा हम लोग ह्यूमन के लिए भी कर सकें कि अगर किसी का लिम्ब कट गया है तो उसको रीजनरेट कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास ये कामयाबी नहीं है। हाँ, कुछ एक ऑर्गेनिज्म हमने देखे, सैलामेंडर जैसे, कि जिनके कुछ मतलब सैलामेंडर की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक ऐसा भी है जिसका लिम्ब कट जाए, पैर कट जाए, तो वो पैर को रीजनरेट भी कर सकता है। स्टारफिश को भी आप जानते हो। तो प्रकृति में ऐसा एग्जाम्पल हैं बहुत सारे जहाँ पे आप देखते हो कि एनिमल कैन रीजनरेट इट्स पार्ट। ह्यूमन में भी बाल तो खैर रीजनरेट नहीं करते क्योंकि वो दोबारा से ग्रो कर रहे हैं, बट ऑर्गन्स के मामले में लीवर ऑर्गन ऐसा है जिसमें वापस रीजनरेशन की एबिलिटी है एक लिमिट तक। बैक्टीरिया जब सेल डिवीजन करता है तो ये सिंपल एक बाइनरी फिजन की तरह है। सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए की 2 कॉपी बनेंगी और फिर बाद में वो सेल डिवाइड होकर के 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। इसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। हालांकि इसमें डायग्राम में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट असल में ये डीएनए मेम्ब्रेन से चिपका हुआ होता है। तो जब मेम्ब्रेन बढ़ती है तो साथ में डीएनए भी सेग्रीगेट हो जाता है क्योंकि यहाँ स्पिंडल नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया का। और ये एक और डायग्राम है कि बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ भी डीएनए कॉम्पैक्ट पैकेजिंग होती है, लेकिन ये सब यूकैरियोटिक साइकिल से बिल्कुल अलग है। यूकैरियोट्स में जहाँ हिस्टोन्स होते हैं तो यहाँ हिस्टोन्स की तरह के प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये हिस्टोन्स की तरह कॉम्पैक्टली पैक नहीं कर पाते डीएनए को। बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स को तुम जब भी कंपेयर करोगे तो अपने आसपास जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उन्हें, या फिर जो बहुत बैकवर्ड गांव हैं उन्हें, और अमीर लोगों को तुम कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो झोपड़ी है इसे आप मान के चलो कि ये एक बैक्टीरियल सिस्टम है। बैक्टीरियल सिस्टम बड़ा सिंपल होता है, एक ही जगह पर वहीं खाना बनाने का इंतजाम है, वहीं पर सोने का इंतजाम है और वहीं पर खाने का है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम कर सकें। कितने सारे गरीब लोग तो ऐसे भी हैं जो दिन में 1 बार या 2 बार ही खाना खाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रॉयल फैमिलीज़ की जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो हम ये देखते हैं कि उनके पास हर इवेंट को करने के अलग अलग टाइम हैं, अलग अलग चैम्बर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ करके उन्हें बेड टी चाहिए होती है, फिर बेड टी के बाद में वो कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कोई और ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर हाई टी लेंगे, फिर उसके बाद में वो डिनर करेंगे, एंड बहुत सारे काम हैं। इंडियन एक ही परिवार के लिए इतनी जगह होती है कि वो चाहे तो ब्रेकफास्ट किसी और कमरे में करेगा, बीच वाला लंच कहीं और करेगा। ये अमीर लोग हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तरह। इंडियन यूकैरियोटिक सेल में तो 4 आदमियों की सेवा करने के लिए 1000 आदमी का स्टाफ भी हम लोगों ने देखा है। अब आई डोंट नो अबाउट कि आपकी जानकारी कैसी है रॉयल फैमिलीज़ को लेकर के, बट अगर तुम अंबानी के बारे में भी जानते हो तो ज़रा गौर करना कि उसके घर का नाम क्या है, उसके घर में कितनी मंजिलें हैं और उसके घर का स्टाफ कितना बड़ा है, बॉम्बे में उसका घर। और ये भी सोचना कि उसके परिवार में टोटल लोग कितने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, रिसोर्सेज जितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनकी चीज़ें उसी तरीके से ज़्यादा हैविली ऑर्गेनाइज्ड हैं। यूकैरियोटिक सेल भी ऐसी हैं। यूकैरियोटिक सेल में भी सही बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं भाई। आप सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स की बात कर लो, जैसे कि महलों में पाए जाने वाले कमरे। आप ये जान लो कि जैसे बैक्टीरिया को तो आप लैक्टोज दे दोगे तो खुश हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में बहुत कुछ चीज़ों को हजम करने की एबिलिटी है, और इसीलिए
बैक्टीरिया जिसकी लाइफ 20 मिनट के आसपास की होती है टोटल सेल साइकिल, 20 मिनट में तो सारे काम करने हैं पैरेलल। तो हमारे केस में जो यूकैरियोट्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करूं, हालांकि मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि ह्यूमंस सबसे ज़्यादा इवोल्व हैं, हो सकता है कोई और ऑर्गेनिज्म के सेल ज़्यादा इवोल्व हो, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों, बट अगर मैं केवल ह्यूमंस की बात भी करूं तो लगभग 24 घंटे की लाइफ साइकिल है एक एवरेज एनिमल सेल की। अब ये जो पूरी 24 घंटे है, जैसे मैंने बैक्टीरिया में कहा कि 20 मिनट में सब कुछ होना है, डीएनए भी डिवाइड होना है, सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना है, मॉलिक्यूल भी तैयार होने हैं, एक ही टाइम पर सारे काम चल रहे होते हैं। लेकिन जब मैं एनिमल सेल की बात करता हूं तो एनिमल सेल्स में अलग अलग हिस्से बांटे गए हैं। जैसे एक फेज का नाम है जीवन। इस जीवन फेज में केवल ग्रोथ होगा, नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स अपनाए जाएंगे। दूसरा फेज है डीएनए रेप्लिकेशन का। इस फेज में केवल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसे हम एस फेज कहते हैं। और फिर उसके बाद में एक फेज और आता है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, जिसे आप G2 कहते हो। स्टोरी सिंपल सी है कि जब एक सेल छोटी सी होती है तो सबसे पहले इस सेल को बड़ा होना है, बड़ा हो जाएगी तब बात आएगी कि डिवाइड करना है या नहीं करना। अब सेल को अगर बड़ा करना है तो मेम्ब्रेन बढ़ानी पड़ेगी, साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम बढ़ाने पड़ेंगे, साइटोस्केलेटल सिस्टम के मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस सबको इंक्रीज करने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये जो शुरुआत का फेस है जिसे आप G1 कहते हो, इसे इसीलिए हम ग्रोथ फेस कहते हैं कि इस दौरान वो सारी प्रोसेस होंगी जो सेल की वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए मानी जाती हूँ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो एक सिग्नल क्रिएट होगा, उस सिग्नल को पहचान करके अब सेल डिवीजन की तरफ जाना चाहेगी। लेकिन सेल को डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले वो डीएनए को डिवाइड करेगी, जिससे हम बोलेंगे कि सेल एस फेस में आ गई है। जब डीएनए डिवाइड हो गया तो अभी तक जो डीएनए था उसका डबल अमाउंट डीएनए मौजूद है एस फेस के बाद। तब उस डबल अमाउंट ऑफ डीएनए को बांध के रखना, उसके लिए और हिस्टोन्स चाहिए, और क्रोमेटिन से बाइंड करने वाले प्रोटीन चाहिए, और जीन रेगुलेटर चाहिए। तो फिर उन सबको बनाया जाएगा G2 फेस में। इसके अलावा जब हम लोग सेल को डिवाइड करेंगे तो हमें स्पिंडल्स भी बनाने हैं, हमें स्पिंडल्स को रीअरेंज करना है, साइटोस्केलेटन तोड़ना है, आपका गोल्जी बॉडी को तोड़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तोड़ना है, न्यूक्लियर एनवलप तोड़ना है। तो जितने भी इवेंट सेल साइकिल में होते हैं अब उनको करने के लिए मुझे और प्रोटीन चाहिए, स्पेसिफिक तरह के एंजाइम्स या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर काइनेज फॉस्फेटेज टाइप के एंजाइम्स। इन सबको बनाने के लिए जो टाइम है उसे हम G2 फेज कहते हैं। और एक बार ये सारे काम हो गए तब सेल एक्चुअल में डिवाइड करना शुरू करेगी। और सेल के डिवीजन का मतलब होता है कि जितना भी डीएनए था उसे दो हिस्सों में बांटा जाएगा, और उसके अलावा जितना भी साइटोप्लाज्म था उसे दो हिस्सों में बांटा जाएगा। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेना, बेशक आप लोग स्टोरी को ऐसे पढ़ते हो कि प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, एनाफेज के बाद टीलोफेज आता है, बट स्टोरी ऐसी है नहीं। जैसे मैं चाहूँगा कि माइक ऑन करके तुम मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दोगे, क्या एग्जैक्टली तुम्हें वो याद है डेट और टाइम जिस दिन तुम बच्चे से बड़े हो गए? नो सर। क्या कभी ऐसा होता भी है कि मतलब कभी किसी दिन आंख खुली, जैसे मालूम पड़ा कि 18वां बर्थडे था, 18 साल का जब बंदा हुआ, क्योंकि बाय डेफिनेशन लीगल 18 साल से ऊपर वाले एडल्ट माने जाते हैं। तो जिस दिन उसने 18th बर्थडे बनाया, रात को 12 बजे के बाद वो सोया और सुबह 6 बजे उठा तो बहुत तेरी मूछ निकल आई थी उसकी, वो तो बड़ा हो गया था। हम इंडियन ये जानते हैं कि एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ध्यान तो समझना इस बात को, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कई बार बच्चे बहुत जल्दी उम्र में बड़े हो जाते हैं। मैंने देखा ऐसे बच्चे भी जो 12 साल के हैं या फिर 13 साल के हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, बात करने का तरीका बड़ों की तरह है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ में से अचानक जो उनका सपोर्ट था, जो उनकी देखभाल कर रहा था, वो गायब हो गया और उन्हें ही दुनिया को फेस करना है। तो एनवायरनमेंट की सिग्नलिंग ये है जो उन्हें बड़ा कर सकती है। सिमिलरली मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 40 साल के हो जाते हैं, 45 साल के हो जाते हैं, 60 साल के होते हैं, स्टिल बच्चे रहते हैं, और कहीं बड़े होने को तैयार नहीं होते। तो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, पहली बात। सेल के मामले में एनवायरनमेंट का मतलब है ग्रोथ फैक्टर्स, माइटोजेंस। और दूसरी बात, ऐसा कभी कोई फेस नहीं होता कि सेल एक फेस से निकल कर दूसरे फेस में एग्जैक्टली किसी टाइम पर पहुंच गई। तो जिस टाइम प्रोफेज चल रहा होता है उसी टाइम मेटाफेज की तैयारी चल रही होती है।
जिस टाइम मेटाफेज चल रहा होता है उसी टाइम एनाफेज तैयारी चल रही होती है, और एनाफेज में जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे होते हैं तो उसी टाइम साइटोप्लाज्म भी सेग्रीगेट कर रहा होता है। तो सही मायने में ये स्टेप्स बेशक अलग अलग दिखाए गए हैं, लेकिन असल में ज़्यादातर स्टेप्स ओवरलैपिंग होते हैं। तो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग बात को समझने के लिए। बट अभी तक की बात में कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि सेल साइकिल जिसे हम कहते हैं, जैसे एक ये सेल है और इस सेल में एक डीएनए भी है। तो जो पहला स्टेप है वो है सेल साइज बढ़ाएगी। अब साइज बढ़ाने के लिए उसे जो जो काम करने हैं, ये काम है प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मतलब शॉर्ट में बोल दूं तो बायोमोलिक्यूल्स जो कि रॉ मटेरियल है, इनके सिंथेसिस। इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, क्योंकि अगर इस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो इतनी बड़ी वॉल्यूम के लिए एक माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए जिस वॉल्यूम को मेंटेन कर सकें। तो जो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं इनकी भी डिवीजन यहीं पर है, इस जगह पर। जब सेल अपनी पूरी वॉल्यूम को ले लेती है तो उसके पास दो ऑप्शन है। अब या तो ये इसी वॉल्यूम के साथ एज सच रहेगी और बाद में जाकर के कभी मर जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं कि सेल G0 फेज में चली गई है। और ऐसी सेल्स जो ये काम करती हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। जैसे कि हमारी स्किन की सेल, हमारे मसल्स की सेल, या फिर आपके ब्लड सेल्स, आरबीसी की बात कर रहा हूं, ये सभी के सब इसी के एग्जांपल्स हैं। या फिर एक रास्ता ये भी है कि अब सेल जो है डिसाइड करेगी कि साइज तो मेरा बढ़ ही चुका है, सो लेट्स डिवाइड द डीएनए। और जो डीएनए अभी तक जितनी भी कॉपी में था उसकी डबल कॉपी हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 2x था डीएनए तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। फेस का नाम है एस फेस और यहाँ पर केवल एक ही काम होगा और ये है डीएनए डिवीजन। इस फेस में और कोई काम नहीं होता। फिर जब सेल का डीएनए डिवाइड कर चुका है तो फिर ये सेल सेम वॉल्यूम मेंटेन रखते हुए सेम दो डीएनए के मॉलिक्यूल जो कि 4x हैं फिलहाल, इन्हें रखते हुए अब ये कुछ और प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। इस बार जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये उन प्रोटीन्स के लिए है जो डीएनए को पैक करते हैं, डीएनए पैकेजिंग, जो डीएनए को रिपेयर करते हैं कि अगर डीएनए डिवाइड हुआ है उसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रखी है तो उसको सही कर लें, या फिर जो माइटोसिस या म्योसिस में इन्वॉल्व होंगे। ये इन प्रोटीन की सिंथेसिस अब होने वाली है। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस पूरी हो चुकी होती है तो तब ये सेल नेक्स्ट फेज में जाएगी और नेक्स्ट फेज में, जिसे आप एम फेज के नाम से भी जानते हो, इस सेल का न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और क्रोमोसोम्स आपको पैक होते हुए दिखाई देंगे स्पिंडल के साथ। और बाद में इसी सेल के डिवीजन से मुझे दो और छोटी छोटी सेल मिल जाएंगी, डॉटर सेल जिन्हें बोलते हैं। तो ये फेज जो है आपका एम फेज कहलाता है। इस एम फेज में आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस मोर और लेस ओवरलैपिंग है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि आपके सेल का साइटोप्लाज्म बट रहा है और जैसे आप टीलोफेज देख रहे होते हो उसमें क्रोमोसोम को आप दूसरे पोल्स पर, अपोजिट पोल पर जाते हुए देखते हो। तो अब जो ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप कह सकते हो कि ये पहला वाला पार्ट, ये है आपका G1 जिसमें एक ऑप्शन G0 का भी है। फिर इसके बाद वाला जो पार्ट है ये है आपका S फेस। इसके बाद वाला पार्ट ये आपका G2 फेस और उसके बाद का फेस ये M फेस। बेशक मैंने इस डायग्राम में जो जिस तरीके से बनाया ऐसा लग रहा होगा कि M फेस सबसे बड़ा है, लेकिन अगर मैं एक टिपिकल एनिमल सेल की बात करूं और अगर इसकी लाइफ साइकिल जो है पूरी वो 24 आवर्स के आसपास की है,
तो इस 24 आवर में से एम फेस, जिसमें आपके प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस सारे हैं, ये 1 घंटे के आसपास का होता है। बाकी बचे हुए जो घंटे हैं आपके, वो सब बटे हुए अलग अलग डिफरेंट फेसेस में, G1, S, G2। G0 फेस अगर इन्वॉल्व हुआ तो जनरली G0 फेस की सेल्स मरने जाती हैं, वापस सेल साइकिल में नहीं आती जब तक कि कोई अलग सिग्नल ना आ जाए। इसलिए G0 फेस को हम लोग इसका पार्ट मान के नहीं चलते। बट इस डायग्राम में एक बात क्लियर है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो फेस है, मतलब G1, S, G2, इसको आप बोलते हो कि ये है इंटरफेस। तो इंटरफेस में आपके पास G1, S, G2 है और इसके अलावा प्लस आपका एम फेस। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंटरफेस के साथ जब आप प्लस एम फेस को ऐड करोगे, एम फेस को आप बोलते हो सेल डिवीजन। एम फेस का मतलब हो सकता है माइटोसिस और एम फेस का मतलब हो सकता है मियोसिस, डिपेंडिंग कि आप किस सेल टाइप की बात कर रहे हो। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिला करके आप कह रहे हो कि ये है सेल साइकिल। कोई क्वेश्चन यहां तक? No, sir. ओके जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो G1 फेस में ग्रोथ की बात कर रहा था मैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये वाली ग्रोथ है, जैसे कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने अभी पिछले 5 साल के अंदर बड़ा ग्रो किया हो, बट इसे ग्रोथ नहीं कहते, ये बीमारी कोज करती है। ग्रोथ हमेशा वो है जिसमें बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो बच्चे के पैदा होने के बाद से लेकर के और जब तक वो अपने बापू की उम्र हाइट को पार नहीं कर गया तब तक उसे हम ग्रोथ कह रहे थे। भाई तुम्हें तो याद है ना, जब बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो अगर सपोज करो 5वीं क्लास का बच्चा 5th क्लास में है बच्चा, और घर आके बोलता है कि मुझे मेरी जो क्लासमेट है मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है, आई लव हर टू मच, तो क्या घर वाले उसकी शादी करा देंगे? अरे कम ऑन, शादी करने के लिए कुछ उसे पैरामीटर्स हैं हमारे। जैसे कि पहला पैरामीटर है कि भाई वो अपने पैरों पे खड़ा हो। पैरों पे तो वो जल्दी खड़ा हो गया था 3 साल की उम्र में, तो उसका मतलब थोड़ी कि 3 साल में हम शादी कर देंगे उसकी। बहुत सारे पैरामीटर्स में आते हैं कि वो कमाता कितना है, स्टेबल कितना है, एंड वैसा वैसा पुराना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ पैरामीटर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेल किसी भी हालत में आकर के बोल देंगे कि भाई अब डिवाइड करने के लिए रेडी है। सेल डिवाइड कब करेगी? जब वो डिवीज़न को झेलने के लिए तैयार हो। सेम जैसे क्वेश्चन कि कोई शादी कब करेगा? जब उस शादी को झेलने के लिए तैयार है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-22 साल के हो गए हैं बट स्टिल दे कांट हैंडल मैरिज, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनके पास कोई घर नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। माँ बाप के भरोसे अगर शादी कर भी ली तो दिक्कत रहेगी कि वो अपने बच्चों का खर्चा कैसे निकालेगा। ये जो हम समाज में देख रहे होते हैं, सेम ऐसे ही कुछ सवाल सेल के अंदर भी हैं कि सेल जब एक टिपिकल वॉल्यूम ले लेती है तब ये सवाल केमिकल्स के रूप में आते हैं और केमिकल्स के रूप में जवाब मिलते हैं कंसंट्रेशन की वजह से। जैसे अगर अमीनो एसिड्स की मात्रा उतनी हो चुकी है जितने सेल को चाहिए थे, तो जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं सेल के अंदर। ये इंडिकेशन है कि सेल ने अपनी इनफ ग्रोथ ले ली है। या फिर न्यूक्लियोटाइड का स्टेटस, या फिर लिपिड्स की मात्रा, ये सब इंडिकेशन होते हैं इस बात के कि सेल को जो वॉल्यूम लेनी थी वो ले चुकी। तब सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अब ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसे कि डिवीजन का। लेकिन जब सेल G0 में, तो G0 में सेल कुछ इसी इंसान की तरह है जिसके एक तरफ मौत है और एक तरफ जीवन, और इन दोनों के बीच में ताश के पत्ते चल रहे हैं, देखते हैं कौन बाजी जीतेगा। बट इस इंसान और सेल को कोरिलेट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इंसान अल्टीमेटली इसकी डेथ क्लोज है। अगर यहाँ पे आपका एंजल साहब जीत भी जाएं तब भी वो इसे वापस जवान नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं G0 वाले सेल की बात करता हूँ तो G0 की सेल्स सिग्नल मिलने पर डिवाइड होकर के यंग सेल की तरह बिहेव कर सकती हैं वापस। लेकिन जनरली वो ये तब होता है कि जब किसी सेल का डिवीजन रुका पड़ा है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्किन की सेल है, स्किन की सेल का बाय डिफॉल्ट डिसीजन ये है कि नाउ इट विल नॉट डिवाइड, और नहाते धोते ये मर जाएगी और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन फिर अचानक एक दिन कट लग गया स्किन में, तो कट लगने पर जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल पैदा हुए, उन्हीं सिग्नल के साथ में कुछ साइटोकाइंस
माइटोजन की तरह भी बिहेव करते हैं, जो यहाँ पर मैच्योर आपकी एपिथेलियल सेल्स को मैसेज देंगे कि प्लीज डिवाइड करो। और तब वो सेल जिसने डिसाइड कर रखा था कि मैं और कुछ नहीं करने वाली, सब भूल करके वो डिवीजन में वापस आ जाएगी सेल साइकिल के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि जीता है कौन? या तो सेल मरेगी, सिंपल सी बात है, या फिर सेल सर्वाइव करेगी। और सर्वाइव करेगी तो फिर वो डिवाइड भी करेगी और अपने आप को साबित भी करेगी, और हो सकता है बॉडी के अंदर मशहूर भी हो जाए। या फिर जो सेल टर्मिनल डिफरेंशिएटेड हम लोग कहते हैं, ये सेल वो हैं जिन्हें सर्वाइव नहीं करना, और ये अल्टीमेटली एक ही बार डिवीज़न करने के बाद यहाँ तक आ चुके हैं और अब आगे इनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ कोशिश करने के बावजूद भी। जैसे कि स्किन में मैंने बताया आपको कि स्किन में कट लगने पर स्किन की सेल दोबारा जाग सकती हैं, लेकिन अगर मसल ब्रेक हो जाए तो मसल की सेल दोबारा जाग नहीं सकती। अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो वो न्यूरॉन दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती। ऐसी सेल्स जो सिग्नल मिलने के बावजूद भी डिवीजन में वापस लौट के ना आती हों, इनको हम लोग टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। न्यूरॉन्स, मसल की सेल्स, आरबीसीज ऐसी एग्जाम्पल है। अगर सेल ने डिवीजन का फैसला लिया है तो सेल जीवन फेज को पार करने के बाद में डीएनए रेप्लिकेशन करेगी। पर्पस यही है कि एक मॉलिक्यूल की मल्टीपल कॉपीज बना ली जाए, 2 कॉपीज, ताकि डिवाइड होने वाली सेल्स में बराबर रूप से उन्हें बांटा जा सके। ड्यूरिंग द डिवीजन कुछ प्रिंसिपल्स जो अप्लाई होंगे और जो आपको याद रखने हैं हमेशा। एक सेल साइकिल में एक ही बार डिवीजन होगा, मतलब एस फेस मल्टीपल टाइम नहीं आता। ट्रांसक्रिप्शन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स केवल इनका होगा, यानी कि एस फेस में ट्रांसक्रिप्शन अगर है तो केवल उन जीन्स का है जो जीन्स रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं डीएनए के, जैसे डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम्स हो गए, या फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हो गए, या फिर हिस्टोन्स हो गए। ऐसी जीन्स ऑन हो सकती हैं। नॉर्मल पाथवे वाले जीन्स या मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेट करने वाले जीन्स ये ऑन नहीं होती। और एस फेज के शुरुआत में 2x और एस फेज के लास्ट में 4x। अब एक मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर मान लीजिए आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड 1 डीएनए का मॉलिक्यूल, तो क्या 1 सेकंड के अंदर अंदर पलक झपकते ही इस डीएनए की 2 कॉपी तैयार हो जाएंगी, हाँ या ना? नो सर। नहीं, नो सर। इनकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, फिर कहीं पर रेप्लिकेशन करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रैंड खुला और उस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन शुरू हो गया। फिर उसके बाद यह स्ट्रैंड और खुला, रेप्लिकेशन की लंबाई और बढ़ी, और ज्यादा मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड है, और ऐसे करते करते लगभग सारा का सारा डीएनए का मॉलिक्यूल डिवाइड कर चुका है। और एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन, मतलब सॉरी एस फेज, आपके डीएनए की 2 मॉलिक्यूल तैयार हो चुके हैं। तो अब अगर मैं ये कहूं कि इससे पहले था आपका G1 फेज और इसके बाद है G2 फेज, तो ये सारा इवेंट आपके एस फेज में चल रहा है। पर सेल साइकिल एस फेज एक ही बार आएगा। दूसरी बात, एस फेज में शुरुआत में 1.0, मतलब जितना भी डीएनए का मॉलिक्यूल है उतना अवेलेबल है। 1 का मतलब है जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, मैं ये बोल रहा हूं। वक्त के साथ साथ ये डीएनए क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, 1.1, 1.4, 1.8, और फिर लास्ट में पहुंच करके ये दुगना हो जाएगा जितना स्टार्टिंग में था। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है। तो अगर मैं ग्राफिकल वे में समझाऊं इस बात को, तो विद द टाइम, अगर मैं टाइम वर्सेस डीएनए की क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो शुरुआत में डीएनए का लेवल यहां था, यह है 1.0, और डबल अमाउंट डीएनए का 2.0, तो टाइम के साथ साथ ये ग्राफ वहां तक पहुंच जाएगा 2.0 तक, और फिर मेंटेन रहेगा जब तक कि डीएनए डिवाइड ना कर जाए। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये जो जहां से डिवीजन बढ़ना शुरू हुआ और जहां पे आकर मतलब ये ग्राफ उठना रुक गया, ये वो दूरी है जिसे आप एस फेज कह सकते हो। एस फेज के बाद में G2 फेज में डीएनए डबल ही अवेलेबल है, लेकिन फिर जब आपका एम फेज आता है तो एम फेज में वापस पर सेल
डीएनए का लेवल 1 पर आ गया। ये समझ में आता है या नहीं आता कि क्यों आया 1 पे वापस? Yes, sir. आप भी आई फ्लाई के साथ गेट CSIR नेट 2024 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से पढ़ने के लिए व्हाट्सअप कीजिए 9013902981 और मत बोलो भाई आई फ्लाई का है साथ तो फिर घबराने की बात। चलिए फिर मजे कीजिए, बाय बाय।